हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट विल बी योर चैप्टर दैट इज़ योर नॉन एक्व सॉल्वेंट। तो नॉन एक्व सॉल्वेंट आपके एमएससी फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आपका चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे। तो आपका चैप्टर जो रहेगा दैट विल बी योर नॉन एक्व सॉल्वेंट। नॉन एक्व सॉल्वेंट बहुत इजी चैप्टर है आपके पास ये, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। शायद आपने ये अपने ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ा होगा, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके पास यूजुअली क्वेश्चन जो है आपके नेट एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं गेट में। वहाँ पे आपके पास 4 और 2 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन के आएंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम नॉन एक्व सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास नॉन एक्व सॉल्वेंट होते क्या हैं। ठीक है, कैसे ये हमारे पास कंसेप्ट आया, क्यों हमें नॉन एक्व सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल रहता है, और किस तरह से हम सॉल्वेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो इन सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले जो आपके सिलेबस में यहाँ पे मेंशन है सल्फ्यूरिक एसिड एंड ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, उनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सॉल्वेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि आपके पास सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, और हमारे पास जो है इसका वर्क क्या रहता है, किस तरह से सॉल्वेंट जो है हमारे पास हमारे लिए यूज़फुल रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है हम आपके पास जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड और हमारे जो सेकंड सॉल्वेंट होगा दैट इज़ योर लिक्विड ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मान लो अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो कैरी आउट करनी है। ठीक है, आप किसी केमिकल रिएक्शन को करवाना चाहते हैं तो आपको एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन करवाना चाहते हैं, आपको हमेशा एक मीडियम की जो है आपको उसकी एक रिक्वायरमेंट रहती है। तो सोलवेंट जो होता है हमारे पास वो वैसा ही एक लिक्विड होता है जिसके पास एबिलिटी होती है ताकि वो कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर सकता है। और जो आप केमिकल रिएक्शन जो है करवाना चाहते हैं और जहाँ पे आपको एक मीडियम की ज़रूरत होती है, वही आपके पास एक सॉल्वेंट जो है उसके लिए आपके पास मेन काम करता है। तो आप बोल सकते हैं कि सोलवेंट हमारे पास क्या चीज़ है। सोलवेंट जो होता है हमारे पास, दिस इज़ अ लिक्विड विच हैज़ अ एबिलिटी टू डिज़ोल्व सम अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या चीज़ है, तो आप बोल सकते हैं जो हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है, कि हमारा सॉल्वेंट क्या चीज़ है हमारे पास। दैट इज़ सॉल्वेंट जो आता है आपके पास, इट इज़ अ लिक्विड। ठीक है, ये हमारा एक लिक्विड है और इसकी एबिलिटी है। ठीक है, इट इज़ अ लिक्विड विच हैज़ द एबिलिटी, ठीक है, इट इज़ अ लिक्विड विच हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, अ लिक्विड विच हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व अदर सब्सटेंसेस। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करवानी है तो आपको एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमारा मीडियम कौन होगा यहाँ पे, हमारा मीडियम होगा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट करेगा क्या, ये आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, जिसकी एबिलिटी है कि वो अदर सब्सटेंसेस को जो है आपके पास डिजोल्व करवा सकता है, मतलब घोल सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोल दूँ, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेके चलो। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो नमक होता है, ठीक है, हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है, आप सॉल्ट लो और उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर दो। ठीक है, अब आप देखोगे आपने क्या किया, एक पानी का गिलास लिया और उसके अंदर जो आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया, हल्का सा आप थोड़ा सा उसको शेक करो, आप देखेंगे कि नमक जो होगा आपका सारा का सारा जो है वो आपके वाटर के अंदर घुल जाएगा। ठीक है, तो नमक जो है आपके पास, जो आपका सॉल्ट है, दैट दैट विल बिहेव एज योर सोल्यूट। ठीक है, ये आपका सोल्यूट है, और ये सोल्यूट जो है आप कहाँ पे आपके आपके पास डिजोल्व हुआ, ये डिजोल्व हुआ आपके पास किस सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज़ योर वाटर। ठीक है, तो सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ क्या हुआ, आपका वाटर। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट जो है हमारे पास दैट इज़ वाटर, जो है आपके हमारे पास यहाँ एग्जांपल में एक लिक्विड है और इसकी जो है एबिलिटी है ताकि वो सॉल्ट को जो है अपने अंदर जो है वो घोल सकता है। अब बहुत पुराने टाइम से जो है, एंशियंट टाइम से ही जो है आपके सॉल्वेंट जो है वो यूज़ होते आ रहे हैं, और उस टाइम पे जो सॉल्वेंट यूज़ किया था दैट वाज योर वाटर। ठीक है, एंशियंट टाइम से ही हम वाटर का यूज़ करते थे एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर जो है इसका एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, और इसको जो है आपके पास एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, वाटर इज टर्म्ड एज योर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दैट इज़ ये जो हमारा सॉल्वेंट है इसको जो है हम आपके पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। जो हमारी मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ आवर केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो वाटर के अंदर ही कैरी की जाती है। ठीक है, इसी वजह से हम वाटर को जो है उसके अंदर जो है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। उसके अंदर वाटर के अंदर हमारे पास यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी स्पेशल जो है उसके अंदर यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
यही जो आपके पास यूनिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो वाटर के अंदर होती हैं, ठीक है, यही हमारे फैक्ट्स जो हैं वाटर को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिहेव करने के लिए आपके पास मजबूर करते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम इसको, क्योंकि पहले जो आपके पास बहुत सारी हमारी जो रिएक्शंस होती हैं अभी भी आपके पास वाटर सॉल्वेंट के अंदर ही आपके पास परफॉर्म की जाती हैं, क्योंकि वाटर के अंदर आपके पास यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कुछ एक फैक्ट्स होते हैं हमारे पास जिसकी वजह से आपके पास जो वाटर जो है आपके पास एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो बिहेव करता है। तो सबसे पहले जैसे आपके पास वाटर जो होता है आप सभी को पता है, ठीक है, ईजिली अवेलेबल है हमारे पास ये, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे सरफेस के ऊपर जो है बहुत सारा वाटर है, ठीक है। तो आपके पास ईजिली अवेलेबल है हमारे पास वाटर। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है, जो हमारा फर्स्ट फैक्ट है विच मेक्स वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज़ दैट इट्स ईजी, दैट इट्स ईजी अवेलेबल, ठीक है। वाटर जो है वो आसानी से जो है आप सभी को जो है वो उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड जो एबिलिटी है वाटर के अंदर, ठीक है, विच मेक्स इट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कि वाटर जो होता है इसके अंदर जो है एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि इट कैन डिज़ोल्व अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हो गए वो वाटर के अंदर जो है वो आपके पास डिज़ोल्व हो सकते हैं, दैट इज़ इट कैन डिज़ोल्व, ठीक है। वाटर कैन डिज़ोल्व, इट कैन डिज़ोल्व अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, इट कैन डिज़ोल्व अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास फैक्ट जो हमारे पास वाटर के रिगार्डिंग आया कि इसके अंदर जो है बहुत सारी सब्सटेंसेस जो है आपके पास डिज़ोल्व हो सकते हैं। थर्ड फैक्ट जो हमारे पास वाटर के रिगार्डिंग है विच मेक्स इट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज़ दैट इट इज़ कलरलेस। पहले तो कलरलेस होता है, न्यूट्रल होता है और ये नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वाटर जो है आपके पास ये कलरलेस है, आप सभी ने वाटर तो देखा ही है, इट इज़ कलरलेस है हमारे पास ये, ठीक है, और न्यूट्रल होता है, और साथ में द वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ नॉन टॉक्सिक, ठीक है। तो अगर आप वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो आपके पास कोई टॉक्सिसिटी का जो है आपके पास खतरा नहीं रहेगा आपके पास वाटर से, अनटिल अनलेस जब तक हमारे पास बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो वाटर जो है एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो आपके पास कुछ एक फैक्ट्स हैं जैसे मैंने आपको कहा, ईजिली अवेलेबल है हमारे पास, बहुत सारी सब्सटेंसेस को ये डिजोल्व कर सकता है, कलरलेस है, न्यूट्रल है, नॉन टॉक्सिक है हमारे पास, और साथ में हमारे पास ये सस्ता होता है, ठीक है, तो चीप है, साथ में हम ये भी चीज़ देखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी थिंग है दैट इज़, आप सभी को पता ही है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमारे वाटर का दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये फ्रीज़ होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो दैट मीन्स जो वाटर है हमारे पास, ठीक है, इट हैज़ अ वेरी गुड लिक्विड रेंज, ठीक है, इट हैज़ लॉन्ग लिक्विड रेंज, ठीक है। जो इसकी लिक्विड रेंज है इट हैज़ अ लॉन्ग लिक्विड रेंज दैट इज़ 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है आपके पास वाटर की जो आपके पास लिक्विड रेंज रहती है, दैट मीन्स कि आपके पास इसकी बहुत एक्सीलेंट लिक्विड रेंज है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से लेके हम 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है आपके पास वाटर को जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी एक्सीलेंट लिक्विड रेंज है वाटर की विच मेक्स इट अ वेरी गुड सॉल्वेंट, ठीक है। और इसके अलावा वन ऑफ द एक और फैक्ट है हमारे पास वाटर के रिगार्डिंग, दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हमारे पास वाटर का वो भी बहुत हाई होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारे पास वाटर का होता है इट इज़ आल्सो वेरी हाई, और जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट हमारे पास जो है वाटर का दैट इज़ 78.5 तक हमारे पास होता है, ठीक है। दिस इज़ ऑफ 78.5 एट 25 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारे पास जो है वो 81.7 तक होता है अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वाटर का बहुत ज़्यादा हाई है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का बहुत हाई है, दैट मीन्स ये आपके पास जो है इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर दी पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। तो बहुत सारे जो आपके आयनी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में हम अभी बहुत जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे जो आपके सॉल्वेंट का रोल रहता है इसके बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपके बताऊँगा कि हमारे पास जो है सॉल्वेंट हमारे किस तरह के होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वहाँ पे हम इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वाटर जैसे मैंने आपको कहा कि इट एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि आपके पास ईजिली अवेलेबल है और बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिजोल्व कर सकता है, न्यूट्रल है, नॉन टॉक्सिक है, और साथ में ये आपके पास सस्ता है बहुत ज़्यादा, और इट हैज़ अ वेरी एक्सीलेंट लिक्विड रेंज, ठीक है। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है आपके पास इसकी लिक्विड रेंज है, तो मतलब हम आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बहुत हाई है विच मेक्स इट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जब हमारा वाटर जो है इतना अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है, एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये बिहेव करता है, तो हमें नॉन एक्वा सॉल्वेंट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले कि हमारे नॉन एक्वा सॉल्वेंट क्या होते हैं, हमें सबसे पहले जो आपके पास सॉल्वेंट जो होता है उसका केमिकल रिएक्शन में क्या रोल रहता है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि आपके पास सॉल्वेंट का क्या रोल रहता है इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ रोल ऑफ सॉल्वेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। कि सॉल्वेंट जो है हमारा
किस तरह से जो है आपके पास केमिकल रिएक्शन में जो है आपका अपना रोल जो है वो प्ले करता है, रोल ऑफ सॉल्वेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्वेंट जो है अपना किस तरह से रोल प्ले करता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो देखो जब भी आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं ना किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उसके दो जो है सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में सॉल्वेंट जो है उसके दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं हमारे पास, टू इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं हमारे पास सॉल्वेंट के। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारे पास सॉल्वेंट का रोल रहता है, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में, दैट इज़ सॉल्वेंट हमारे पास क्या करता है, तो सॉल्वेंट क्या करता है, जो उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि सॉल्वेंट जो भी आपके रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में रिएक्ट करने जा रहे हैं उनको एक दूसरे के क्लोज ले आता है इन अ फाइनली डिवाइडेड स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो रोल है सॉल्वेंट का, दैट इज़ इट ब्रिंग्स, ठीक है, इट ब्रिंग्स द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, इट ब्रिंग्स दी जो आपके रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इट ब्रिंग्स द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को एक दूसरे के क्लोज ले आएगा, क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, इट ब्रिंग्स द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस क्लोज टू ईच अदर, और लेके किस में आएगा, इन अ फाइनली डिवाइडेड स्टेट। ठीक है, इन अ फाइनली डिवाइडेड स्टेट। ठीक है, तो पहला जो रोल है आपके पास सॉल्वेंट का, दैट इज़ सॉल्वेंट हमारे पास क्या करेगा, जो आपके सब्सटेंसेस जो आपके पास रिएक्ट करने जा रहे हैं, जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनको एक दूसरे के क्लोज ले आएगा इन अ फाइनली डिवाइडेड स्टेट के अंदर। अब आप सभी को पता है कि अगर आपके रिएक्टेंट जो है वो आपस में अगर आपके पास मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट इंटीमेटली मिक्सड, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है, वो स्लो हो जाएगी। तो अगर आपके रिएक्टेंट जो आपस में मिक्स नहीं होंगे तो रिएक्शन आपके पास स्लो हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर आपके एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। आप सभी ने रिएक्शन परफॉर्म की हुई है, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट एंड बेरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन, और मैं रिएक्शन जो है आपके पास परफॉर्म करने जा रहा हूँ इन दी सॉलिड स्टेट। ठीक है, मैं सॉलिड स्टेट के अंदर ये परफॉर्म रिएक्शन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो रिएक्शन सॉलिड स्टेट में होगी। अब देखो जब सॉलिड स्टेट में रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट आपके पास इस रिएक्शन में क्या बनेगा, तो आपको ईजिली पता है, यहाँ से आपके पास सिल्वर क्लोराइड की हमारे पास प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ से बेरियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, वी विल गेट बेरियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड, लेकिन हमारे पास स्टेट कौन सी है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो जब हम सॉलिड स्टेट के अंदर रिएक्शन करेंगे तो ये जो हमारी रिएक्शन है ये बहुत स्लोली परफॉर्म होगी। दैट इज़ इन सॉलिड स्टेट, दैट इज़ इन सॉलिड स्टेट जो हमारी रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन विल बी वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगी आपके पास ही। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं आपके पास जो है, अगर मैं यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट डालता हूँ, सपोज आई एम परफॉर्मिंग द रिएक्शन इन द एक्वस मीडियम, ठीक है, तो आपकी रिएक्शन जो है वो एकदम से फास्ट हो जाएगी। जस्ट आपको सिर्फ अपनी आंखों की पलकें जो है उनको झपकने की जरूरत है, एंड यू विल फाइंड कि हमारे पास जो है वाइट कलर के प्रेसिपिटेट जो है आपके पास रिएक्शन में बन के आ चुके हैं। तो अगर आप एक्वस मीडियम के अंदर अगर आप बेरियम क्लोराइड जो है, ठीक है, अगर आप एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है, वाटर एज अ सॉल्वेंट के अंदर, तो अगर आप यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो है उसके अंदर जो है आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, ठीक है, इन वाटर, तो आप देखेंगे जस्ट एकदम से ही आपके पास जो है वो वाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट होते हैं हमारे पास वो बन के आ जाएंगे। ठीक है, तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस AgCl, और साथ में हमारे पास यहाँ से आपका बेरियम नाइट्रेट जो है आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप टेस्ट भी करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, वहाँ पे हम क्लोराइड आयन की डिटेक्शन करते हैं बाय यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास जो है वाइट कलर के प्रेसिपिटेट जो है आपके बनते हैं। ठीक है, तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने बेरियम क्लोराइड में आपके पास सिल्वर नाइट्रेट डाला, ठीक है, तो हमारे पास AgCl फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आपके इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें आपको वाइट कलर के प्रेसिपिटेट नजर आएंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड जो है दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये इनसॉल्युबल है आपके पास वाटर के अंदर, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट इज़ वाई इसके आपको प्रेसिपिटेट जो है वहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अगर ये सॉल्युबल होता तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट जो है वहाँ पे इसके नज़र नहीं आते। सो दिस इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, सो विच मेक्स द वाइट प्रेसिपिटेट जो आपके पास जो आपको शो हो रहे हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे रोल क्या रहा, हमारा जो सॉल्वेंट था, हमने यहाँ पे जो वाटर सॉल्वेंट लिया, तो आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे पास रिएक्शन जो है बहुत स्लो हुई, लेकिन जैसे ही मैंने आपके पास वाटर वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया तो हमारी जो रिएक्शन थी वो एकदम से फास्ट हो गई। दैट मीन्स कि सॉल्वेंट ने आपके पास रिएक्शन को एक्सीलरेट कर दिया। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई हमारे पास एकदम से सॉल्वेंट के साथ में। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास सॉल्वेंट जो है आपके पास किसी जो आपके पास रिएक्शन का कोर्स होता है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, अब सपोज़ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका सॉल्वेंट चेंज कर रहा हूँ।
ठीक है, आई एम चेंजिंग द सॉल्वेंट। अब मैंने क्या किया, आई एम परफॉर्मिंग, ये जो रिएक्शन है मैं आपके पास, अब मैं यहाँ पे सॉल्वेंट ले रहा हूँ इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो जब मैंने सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया लिया तो आप क्या देखोगे, तो ये जो मेरी रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन मेरे पास यहाँ पे परफॉर्म होगी, मतलब कि जो आपके पास सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास, अब ये रिएक्ट करेगा विद दी बेरियम नाइट्रेट। हमारी रिएक्शन जो है सारी की सारी रिवर्स हो जाएगी इन दी सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया। ठीक है, एंड वी विल गेट बेरियम क्लोराइड, ठीक है, अलॉन्ग विद सिल्वर नाइट्रेट। तो वाटर के साथ हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है और विद इन लिक्विड अमोनिया वी विल गेट द रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सॉल्वेंट जो है वो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो अफेक्ट कर सकता है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक रिएक्शन है आपके पास, लेट अस परफॉर्म अ रिएक्शन बिटवीन इथाइल आयोडाइड। ठीक है, आपके पास इथाइल आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल अमीन। ठीक है, आई एम टेकिंग ट्राई इथाइल अमीन। ठीक है, ट्राई इथाइल अमीन है, तो हम ये रिएक्शन करने जा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ योर हेक्सेन। और यहाँ से हमारे पास जो है वी विल गेट अवर, यहाँ से टेट्रा इथाइल बनेगा हमारे पास, दिस इज़ टेट्रा इथाइल, और अमोनियम आयोडाइड हमारे पास बन के आएगा, दैट इज़ N पॉजिटिव I नेगेटिव। ठीक है, दिस इज़ टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में, इथाइल आयोडाइड एंड ट्राईथाइलामीन के बीच इन हेक्सेन, और हमारे पास जो है वो आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एट अ रीजनेबल स्पीड। लेकिन अगर मैं सेम रिएक्शन, ठीक है, अगर मेरी रिएक्शन आपके पास बेंजीन के अंदर परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके पास रिएक्शन की थी हेक्सेन के अंदर। ठीक है, अब मैं सेम रिएक्शन जो है आपके पास परफॉर्म कर रहा हूँ बेंजीन के अंदर। ठीक है, तो आप देखोगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है मेरे पास वो 80 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी बेंजीन के साथ वो 80 टाइम्स जो है आपके पास बढ़ जाएगी कंपेयर टू दैट ऑफ हेक्सेन। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेम रिएक्शन जो है आपके पास एसीटोन के अंदर परफॉर्म करूँ, ठीक है, अगर मैं एसीटोन एज अ सॉल्वेंट यूज़ करूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास 500 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, दिस बिकम्स 500 टाइम्स। और अगर यही रिएक्शन मैं आपके पास एज अ सॉल्वेंट आपके पास नाइट्रोबेंजीन के अंदर लूँ, ठीक है, अगर ये रिएक्शन आपके पास नाइट्रोबेंजीन के साथ परफॉर्म की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपके पास 2800 टाइम्स हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज़ वेरी वेरी हाई व्हेन वी यूज़ नाइट्रोबेंजीन एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, और एसीटोन के साथ आपके पास ऑलमोस्ट 500 टाइम्स है। तो यहाँ से आप इजीली बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट जो है आपके पास इट कैन आपके पास एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सॉल्वेंट जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को आपके पास अफेक्ट करता है इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड रोल है किसी सॉल्वेंट का, ठीक है, अब जो हमारा सेकंड रोल होता है सॉल्वेंट का इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो दूसरा जो सॉल्वेंट का सबसे बड़ा काम है, अब सॉल्वेंट का सेकंड जो काम होता है इट अलाउज रैपिड सेपरेशन, दैट इज़ इट अलाउ, ठीक है, इट अलाउज रैपिड सेपरेशन। ठीक है, एकदम से आपके पास जो है वो जल्दी से सेपरेशन करता है, इट अलाउज रैपिड सेपरेशन, एंड हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ये प्योरीफाई करता है, एंड प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इट अलाउज रैपिड सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे इस सेम रिएक्शन लेते हैं हमारे पास जो हमने सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शन यूज़ की हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही आपने बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को आपस में मिक्स किया, एकदम से हमारे पास जो है आपके पास जो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट थे सिल्वर क्लोराइड के हमारे पास, वो ईजिली जो है आपके पास सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आपके पास बन के आ जाएंगे, आप उनको फिल्टर कर सकते हैं और आपके पास आसानी से जो है आपके पास वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब मैंने आपके पास रिएक्शन जो है परफॉर्म की इन लिक्विड अमोनिया, तो आप देख सकते हैं वहाँ से हमारे पास क्या हुआ, जो आपका सिल्वर क्लोराइड था वो उसके अंदर जो है इन लिक्विड अमोनिया ये आपके पास सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड हमारे पास इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, लेकिन हमारे पास जो है दिस इज़ सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। तो जब आप अमोनिया सोल्यूशन डालते हैं तो ये हमारे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं सिल्वर क्लोराइड के, ये आपके पास जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट हमारे पास वाटर के अंदर बने, ये आपके पास लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड अमोनिया में बेरियम क्लोराइड बनता है दिस बिकम्स इनसॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ये आपके पास लिक्विड अमोनिया के अंदर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड जो आपके पास लिक्विड अमोनिया में घुल जाता है। ठीक है, इट बिकम्स सॉल्युबल। अब सपोज फॉर एग्जांपल कि मान लो आपके पास आपको कोई एनहाइड्रस सैंपल बनाना है। ठीक है, अगर हमें बोला जाए कि आप एक एनहाइड्रस सैंपल तैयार करो कॉपर सल्फेट का, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे? अब हमें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाना है, दैट मीन्स कि हम वहाँ पे पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप वाटर सॉल्वेंट यूज़ कर लेंगे तो आपके पास एकदम से हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमारे पास रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो हमें एनहाइड्रस बनाना है, तो हमें क्या करना है, डेफिनेटली हमें
कोई ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो वाटर के अलावा सॉल्वेंट हो, ठीक है। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाने के लिए वी यूज़ मर्क्यूरिक ब्रोमाइड एज अ सॉल्वेंट। तो फॉलोइंग रिएक्शन हमारे पास जो है यहाँ पे होती है, दैट इज़ कॉपर ब्रोमाइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पे आपका मर्क्यूरिक ब्रोमाइड, ठीक है, लिक्विड। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो मर्क्यूरिक ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी, अलॉन्ग विद वी विल गेट कॉपर सल्फेट। सो दिस इज़ योर एनहाइड्रस सैंपल, ठीक है। तो अगर आप वाटर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो इट बिकम्स हाइड्रेटेड, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ रूल्स हैं हमारे पास सॉल्वेंट के, हमारा सॉल्वेंट किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो क्या क्या करता है। तो अब आपको मैं नेक्स्ट जो है आपको मैं ब्रीफली जल्दी से बता देता हूँ कि हमारे पास सॉल्वेंट होना किस तरह का चाहिए, ठीक है। ये तो हमने बात की कि सॉल्वेंट का हमारे पास जो है केमिकल रिएक्शन में क्या रोल रहता है। अब आप कोई रिएक्शन करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट किस तरह का होना चाहिए, ये भी आपके पास एक जो है आपको पता होना चाहिए कि हम सॉल्वेंट जो है किस तरह का चूज़ करें, ठीक है। तो हमारा सॉल्वेंट किस तरह का होना चाहिए, अब हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो हमारा जो सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है, जो हमारी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी सॉल्वेंट की, दैट इज़ आप बोल सकते हैं कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी जो सॉल्वेंट की रहेंगी, दैट इज़ हमारा सॉल्वेंट जो है किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ सॉल्वेंट मस्ट बी वन, ठीक है, सॉल्वेंट मस्ट बी वन विच हैज़, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सॉल्वेंट के अंदर क्या होना चाहिए, दैट इज़ अ गुड लिक्विड रेंज। तो पहली चीज़ जो हमें सॉल्वेंट के अंदर चाहिए वो चाहिए आपके पास की एक अच्छी जो है उसकी लिक्विड रेंज हो हमारे पास, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको वाटर एज अ सॉल्वेंट के साथ बताया कि हमारे पास वाटर जो है, ठीक है, तो जब हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो उसकी लिक्विड रेंज हमारे पास जो है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस तक है हमारे पास, ठीक है। वाटर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट जो है आपके पास है दिस इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दैट मीन्स वाटर जो है इट हैज़ अ वेरी एक्सीलेंट लिक्विड रेंज फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारे पास एक आइडियल सॉल्वेंट है जिसके थ्रू जो है हम रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा हमारे पास अदर सॉल्वेंट्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास जो हम सॉल्वेंट स्टडी करेंगे आपके सिलेबस के अंदर दैट इज़ योर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रॉक्सीमेट 10 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो 10 डिग्री के आसपास जो है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपके पास उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 300 डिग्री सेल्सियस। तो दैट मीन्स हमारे पास जो है लिक्विड रेंज जो है सल्फ्यूरिक एसिड की इट इज़ फ्रॉम 10 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड की लिक्विड रेंज जो है वो 10 से लेकर 300 के बीच में, दैट इज़ मतलब वेरी एक्सीलेंट रेंज है, ठीक है। थोड़ा सा आप हाई टेम्परेचर के ऊपर भी सल्फ्यूरिक एसिड को जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो यूज़ करते हैं इन द डिटेक्शन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि वहाँ पे इसकी लिक्विड रेंज जो है बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा हमारे पास अनदर सॉल्वेंट है दैट इज़ योर एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो होता है इसकी हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 16-17 के आसपास होता है, ठीक है, 16-17 के आसपास से लेके 118 तक, ठीक है। तो इसकी जो लिक्विड रेंज है दैट इज़ 17 से लेके 118 डिग्री सेल्सियस तक। एंड हमारा जो एक और सॉल्वेंट जो आप इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे दैट इज़ योर ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट 8.7 और 8.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो वहाँ से लेके आपके पास इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 125 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये इसकी लिक्विड रेंज है दैट इज़ 9 और 125 के बीच में। तो इस चैप्टर के अंदर जो है आप सल्फ्यूरिक एसिड एज अ सॉल्वेंट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक सॉल्वेंट रहेगा और साथ में आपका ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड जो है एज अ सॉल्वेंट आप स्टडी करेंगे और साथ में वाटर जो है आपके पास, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट। क्यों इसकी लिमिटेशन हमारे पास रही, क्यों हमें नॉन एक्व सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है, ये आप स्टडी करेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ अनदर सॉल्वेंट भी होते हैं, तो हमारे पास वो वाले सॉल्वेंट हो गए, ठीक है, विच विल परफॉर्म रिएक्शंस एट रूम टेम्परेचर। अब कुछ सॉल्वेंट ऐसे भी होते हैं जो कि आपके पास लो टेम्परेचर रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हम लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट की हम बात कर रहे थे, तो अमोनिया जो होता है लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 77 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 77.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ से लेके इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारे पास इस सॉल्वेंट के लिए दैट इज़ -33.35 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कि हम जो है आपके पास लो टेम्परेचर के लिए जो है आपके पास अमोनिया जो है एज अ सॉल्वेंट जो है आपके पास यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी आपका एक सॉल्वेंट होता है। इसके लिए आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है -75.4 डिग्री सेल्सियस, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ -10.02 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो आपके पास लो टेम्परेचर के ऊपर आप इन सॉल्वेंट को एज अ सॉल्वेंट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारी सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर क्या होनी चाहिए, दैट इज़ इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा वाटर के अंदर भी बताया था कि वाटर जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बहुत हाई होता है। ठीक है, विच मेक्स इट अ वेरी एक्सीलेंट सॉल्वेंट। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है आपके पास, ये आपके पास जो किसी भी सॉल्वेंट का पोलर नेचर जो है वो मेज़र करता है। ठीक है, इट मेजर्स द पोलर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपके पास जो पोलर नेचर होता है हमारा सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट का, उसको मेज़र करता है। ठीक है, उसको ये मापता है हमारे पास। ठीक है, इट मेजर द पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। और यही जो प्रॉपर्टी होती है इसका जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि हमारे पास जो पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर भी, ठीक है, कि हमारे पास जो कॉलम्स लॉ होता है उसके अकॉर्डिंगली जो फोर्स हमारे पास होती है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे पास होती है, ठीक है, बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, जो हमारे दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे पास होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अगर मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा, ठीक है, इफ़ हाइयर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाइयर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास कैसी होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है दैट मीन्स जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, हमारे पास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी जो होगी, और ये होगी किसके बीच में, बिटवीन दी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे पास बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन दी चार्ज पार्टिकल, वो कैसी हो जाएगी, इट विल बी लेस। ठीक है, तो अगर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, ठीक है, तो हमारे दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी। दैट मीन्स अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी कम हो जाएगी तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हम उन आयंस को अलग कर सकें। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो उसके अंदर आयंस होंगे। सपोज मैंने कहा मेरे पास एक ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है, मैंने कहा मेरे पास क्या है कि आपका सॉल्वेंट है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बहुत हाई है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन दोनों, ठीक है, आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो आपके पास जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी मतलब हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इन दोनों को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा कोई आयनिक सोल्यूट होगा तो अगर मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है वो जल्दी से घुल जाएगा उस सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, उतनी ही आसानी से जो आपका पोलर कोई आपका मॉलिक्यूल होगा वो जल्दी से जल्दी जो है आपके पास वहाँ पे घुल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपके पास क्या मेज़र कर रहा है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास ये बता रहा है कि सॉल्वेंट की एबिलिटी किसी भी आपके पास आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने की। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हमारे पास, ठीक है, इट डिटरमाइंस, ये हमारे पास क्या डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइंस द एबिलिटी, ठीक है, इट डिटरमाइंस द एबिलिटी, दैट इज इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो किसी भी सॉल्वेंट की कितनी एबिलिटी है कि किसी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर सकता है, तो आपके पास ये कौन मेजर करेगा, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ध्यान में रखना है कि जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा सॉल्वेंट का उतनी ही आसानी से वो आपके पोलर और आयनिक कंपाउंड जो आपके होते हैं उनको वो आपके पास डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो अगर किसी सॉल्वेंट का जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 50 और 80 के बीच में हो, ठीक है, अगर किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 50 और 80 के बीच में हो तो हम उसको बोलेंगे इट हैज़ अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और अगर हमारे पास जो है अगर वैल्यू जो है वो 20 और हमारे पास जो है वो आपके पास 50 के बीच में लाई करती है तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस सॉल्वेंट का वो आपके पास मीडियम रेंज में है। और लो जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है टक्कर्स बिटवीन दी 2 to 20 रेंज। ठीक है, 2 और 20 के बीच में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है हमारे पास लो रेंज के अंदर होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है आपके पास वाटर का, मैंने आपको ऑलरेडी बताया वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है हमारे पास दिस इज़ 78.5। ठीक है, और इसके लिए आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये वैल्यू है।
अगर मैं बात करूँ आपके पास अमोनिया एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, तो अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो आपके पास 22 पे आपका होता है, ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज एट -33.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड अमोनिया का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपके पास, देखो आपके पास कम है, ठीक है, बिल्कुल मीडियम के पास है, बिल्कुल वो भी जो मीडियम है आपके पास रेंज है, ठीक है, वहाँ वहाँ के है। तो दैट मीन्स आपके पास क्या हुआ कि लिक्विड अमोनिया का हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, तो मतलब इसकी जो एबिलिटी है टू डिजोल्व द आयनी कंपाउंड्स, ठीक है, वो आपके पास कम होगी, ठीक है, उसके अंदर जो एबिलिटी है ताकि वो आयनी कंपाउंड्स को डिजोल्व कर सके अपने अंदर, वो आपके पास बहुत कम है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जो आपके कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, दे आर लीस्ट सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, जहाँ पे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपके पास कम हो। अब मैं यहाँ पे आपके पास थर्ड एंड हमारी लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक सॉल्वेंट के अंदर होनी चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इट्स सेल्फ आयनाइजेशन, ठीक है। जो थर्ड है हमारी लास्ट कैरेक्टराइजेशन, दैट इज़ अवर सेल्फ आयनाइजेशन, ठीक है। तो जब मान लो कि आप किसी भी सोल्यूट को जो है किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर एसिड बिहेव करेगा या बेस बिहेव करेगा, वो मेनली डिपेंड करता है आपके पास जो सॉल्वेंट की आपके पास सेल्फ आयनाइजेशन होती है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो आपका तो एसिड और बेस जो बिहेवियर होगा किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर, वो डिपेंड करेगा मेनली सॉल्वेंट की सेल्फ आयनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास ये कंसेप्ट भी है, दैट इज जिसको हम सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है कि अगर हम किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अगर वो सोल्यूट उस सॉल्वेंट की केटायन कैरेक्टरिस्टिक देता है तो उसको हम उस सॉल्वेंट के अंदर एसिड बोलते हैं। अगर वो सोल्यूट जो है आपके पास उस सॉल्वेंट के अंदर उसकी एनायन कैरेक्टरिस्टिक देता है तो हम उसको उस सॉल्वेंट का बेस बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब हमारे पास क्या है कि कोई आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है, वो सेल्फ आयनाइज कर जाएगा, ठीक है। सेल्फ आयनाइजेशन मीन्स कि आपस में रिएक्ट करके, ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे, दे विल गिव यू हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो वाटर का कैटायन आपके पास हाइड्रोनियम आयन हुआ और वाटर का एनायन आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन हुआ, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो अनदर सॉल्वेंट है दैट इज़ जिसको हम स्टडी करेंगे दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो सेल्फ आयनाइजेशन होती है दिस विल गिव यू प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H3SO4 पॉजिटिव एंड योर बाईसल्फेट, ठीक है, HSO4 नेगेटिव। तो कैटायन कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कौन सी हुई, H3SO4 पॉजिटिव, और एनायन कैरेक्टरिस्टिक हुई हमारे पास HSO4 नेगेटिव। दैट मीन्स कि आपके पास अगर मैं किसी सॉल्यूट को किसी वाटर के अंदर डिसॉल्व करूँ या सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व करूँ, ठीक है, तो अपॉन रिएक्शन विद द सॉल्वेंट, अगर वो उस सॉल्वेंट की कैटायन कैरेक्टरिस्टिक मतलब या तो वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन देगा, ठीक है, तो या सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देगा, तो वो आपके पास क्या बिहेव करेगा, एसिड बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी सोल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर और उसको अगर वो कैटायन देगा, ठीक है, तो वो एसिड बिहेव करेगा। और अगर हमारे पास एनायन दैट इज हाइड्रोक्साइड इन वाटर एंड बाईसल्फेट इन सल्फ्यूरिक एसिड अगर ये बनेगा तो आपके पास जो है वो आपके पास बेस बिहेव करेगा उस सॉल्वेंट के अंदर। सिमिलरली आपके पास जो अनदर सॉल्वेंट है दैट इज़ योर ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। सो इसकी जो आयनाइजेशन होती है दिस विल गिव यू BrF4 नेगेटिव एंड योर BrF2 पॉजिटिव, ठीक है। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि हमारे पास सॉल्वेंट्स होते हैं उनको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट्स हमारे पास किस तरह से जो है हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स, तो सॉल्वेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं 4 टाइप्स के अंदर, ठीक है। सॉल्वेंट्स दे आर क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है। तो पहला जो हमारा टाइप्स है सॉल्वेंट का जिसके अंदर हम इनको क्लासीफाई करते हैं दैट इज़ योर प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट, जिसको हम बोलते हैं आपके पास प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है सॉल्वेंट्स की दैट इज़ योर प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो प्रोटिक सॉल्वेंट या फिर इनको हम प्रोटोनिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एप्रोटिक सॉल्वेंट इनको हम नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो नाम में पता लग रहा है प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे प्रोटोन्स होगा इनके पास, एप्रोटिक मतलब इनके पास प्रोटोन नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोटोनिक सॉल्वेंट हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, जहाँ से हम हाइड्रोजन आयन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्वेंट जहाँ से आप क्या कर सकते हैं हाइड्रोजन आयन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम विच आप हाइड्रोजन आयन दैट इज प्रोटोन, ठीक है, कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड, ठीक है, इसको आप वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से सॉल्वेंट आपके प्रोटोनिक सॉल्वेंट होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास वाटर है, ठीक है। अब आपको पता ही है हमारे पास वाटर है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है हमारे पास,
हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आपका है, दीज ऑल आर योर प्रोटोनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और भी होते हैं। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, दिस विल गिव यू हाइड्रोजन आयन एंड फ्लोराइड आयन। तो देख सकते हैं आप यहाँ से आसानी से आप प्रोटोन जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और एप्रोटिक सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट जहाँ से आप प्रोटोन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नो हाइड्रोजन आयन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ से आप हाइड्रोजन आयन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे ऊपर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया आपके पास। देन हमारे पास लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, बेंजीन है हमारे पास। ये सारे के सारे जो हैं आपके पास हमारे पास नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट होते हैं। अब हमारी जो सेकंड क्लासिफिकेशन है सॉल्वेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, जो हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज़, ठीक है, जो हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन है प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स के रिगार्डिंग, दैट इज़ योर एसिडिक एंड बेसिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, दैट इज़ योर एसिडिक एंड बेसिक सॉल्वेंट्स। आपके सॉल्वेंट जो है वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। एसिडिक सॉल्वेंट हमारे कैसे होंगे, ठीक है, विच आर कैपेबल ऑफ गिविंग प्रोटोन। ठीक है, दे गिव्स यू प्रोटोन। ऐसे सॉल्वेंट जो आपके पास प्रोटोन दे सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे वही रहेगा, वाटर है, HF है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे के सारे हमारे एसिडिक सॉल्वेंट होते हैं। और बेसिक सॉल्वेंट हमारे कैसे होंगे, ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट हमारे पास विच एक्सेप्ट प्रोटोन। ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, तो ये सारे के सारे वही कंसेप्ट है जो अपने पास आपने पढ़े हुए होंगे। ठीक है, एसिड्स हमारे पास जो आपके पास सिंपल कंसेप्ट होते हैं एसिड्स के इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक अरेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्ट कंसेप्ट, ये सारे के सारे वही चीज़ें हैं हमारे पास। तो बेसिक सॉल्वेंट हमारे पास वो वाले सॉल्वेंट होंगे जो प्रोटोन एक्सेप्टर होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर मैं आपको बात करूँ, ठीक है, तो कौन कौन से सॉल्वेंट जो है आपके पास प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपके पास अमोनिया जो है आपका सॉल्वेंट जो है, देन पिरिडीन हमारा सॉल्वेंट होता है, ये आपके पास प्रोटोन एक्सेप्टर सॉल्वेंट होते हैं। एग्जांपल के तौर के ऊपर आप देख सकते हैं अमोनिया ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयन, दिस विल गिव यू अमोनियम आयन। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे अमोनिया हमारे पास एक बेस है, इसने क्या किया आपके पास प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया। तो अमोनिया आपका सॉल्वेंट है, इसने प्रोटोन एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स इट बिहेव एज अ बेसिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब थर्ड जो हमारी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज़ योर आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स। ठीक है, थर्ड हमारी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ योर आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। ठीक है, हमारे पास आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स हैं। तो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट होते हैं विच कैन आयोनाइज, ठीक है, विच कैन ऑटो आयनाइजेशन, जिनके अंदर ऑटो आयनाइजेशन होगी। ठीक है, विच कैन ऑटो आयनाइज, जो हमने अभी भी रिसेंटली पढ़ा था सेल्फ आयनाइजेशन। ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन और इसको हम ऑटो आयनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्वेंट जो ऑटो आयनाइज कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम आयनाइजिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। एग्जांपल के तौर के ऊपर आपने वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन पढ़ी थी, सल्फ्यूरिक एसिड की पढ़ी है, ठीक है, अमोनिया, ये सारे के सारे जो आपके पास आयनाइजिंग सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट विच कैन नॉट सेल्फ आयनाइज, ठीक है, विच कैन नॉट ऑटो आयनाइज। ठीक है, जिनकी ऑटो आयनाइजेशन नहीं हो सकती है हमारे पास। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर हमारे ऐसे कौन कौन से सॉल्वेंट होते हैं, तो इन सॉल्वेंट के एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास बेंजीन। ठीक है, बेंजीन हमारा आपके पास नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट होता है। हेक्सेन, ठीक है, हमारे पास इस तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो नॉन आयनाइजिंग होते हैं। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट क्लासिफिकेशन है रिगार्डिंग दी हमारे सॉल्वेंट्स, दैट इज़ योर फोर्थ जो हमारी क्लासिफिकेशन है, दिस इज़ योर कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स। ठीक है, लास्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है दैट इज़ योर कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। ठीक है, दीज आर योर कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स। तो कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं आपके पास, ठीक है, विच कैन कोऑर्डिनेट, जो कि आपके पास कोऑर्डिनेट कर सकें। ठीक है, विच कैन कोऑर्डिनेट विद दी, ठीक है, दीज कैन कोऑर्डिनेट विद दी आयंस ऑफ द सोल्यूट, जो आपके पास सोल्यूट के आयंस होंगे उनके साथ जो है वो आपके पास कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसे सॉल्वेंट जो कि आपके पास जो सोल्यूट के आयंस होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें, उनको हम कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। एग्जांपल के तौर के ऊपर आपका अमोनिया हो गया, ठीक है, देन हमारे पास डाईमिथाइल सल्फोक्साइड होता है हमारे पास। तो ये सारे के सारे जो है आपके पास कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट होते हैं। और नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट हमारे पास कैसे सॉल्वेंट होंगे, ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट जो कि आपके पास जिनके अंदर जो है आपके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है ताकि वो सोल्यूट के आयंस के साथ जो है वो आपके पास कोऑर्डिनेट कर सकें, ठीक है, दे कैन नॉट कोऑर्डिनेट, ठीक है, दे कैन नॉट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किसके साथ करना है, विद द आयंस ऑफ सोल्यूट, ठीक है, जो सोल्यूट के आयन होंगे उनके साथ वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इनके एग्जांपल जो हैं आपके पास वही चीज़ें हैं दोबारा से। बेंजीन जो है आपके पास नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है, हेक्सेन आपका नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं सॉल्वेंट्स के, ठीक है। अब ये तक यहाँ तक तो हमने स्टडी किया कि आपके पास सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या रोल रहता है उन सॉल्वेंट का। वाटर हम एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हमारे पास वाटर इतना अच्छा सॉल्वेंट है तो हमें क्यों वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो हमारी केमिस्ट्री है, ठीक है, हमारा जो आपका ये जो पूरा चैप्टर है दैट इज़ नॉन एक्वा सॉल्वेंट, ठीक है, कि आपके पास नॉन एक्वा सॉल्वेंट हमारे होते क्या हैं, क्यों हम इनको यूज़ करेंगे, क्यों आपके पास वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट जो है फेल हुआ, जिसकी वजह से हमें अदर सॉल्वेंट्स के ऊपर जाना पड़ा, ठीक है। इन सभी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट होगा सॉल्वेंट्स के रिगार्डिंग कि सॉल्वेंट हमारे क्या होते हैं, क्या क्या इनका वर्क रहता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।